लाइट नहीं है, हम मोबाइल की रोशनी से ही लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। मेन मुद्दा ज्ञान से है, उसमें कमी नहीं होगी। ज्योग्राफी में हम एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें, हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ हर मायने में बड़ी एग्जॉस्टिव है। हमने इसमें सारे प्रेजेंट ट्रेंड तो इनकाउंटर कर ही लिए हैं, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिकोड भी किया। सारे बेसिक फिनोमेना, कंसेप्ट्स टॉपिक के माध्यम से आपको समझाते हुए आगे जा रहे हैं, ताकि वो कंसेप्ट्स और फिनोमेना जब भी जीवन में कहीं भी किसी टॉपिक में भी आपके यूज़ हो तो आप उलझे ना। इसी सीरीज़ में एक लेक्चर और आगे बढ़ते हैं, और लेक्चर है ओशियन एसिडिफिकेशन। आज का ये लेक्चर जब ओशियन एसिडिफिकेशन का डिलीवर किया जाएगा, इसके मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट समझाए जाएंगे बहुत खूबसूरती से। पिछले जो दिए हुए लेक्चर्स हैं उनके कुछ इंटरलिंकिंग एस्पेक्ट भी आज बताए जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन का आपस में रिलेशन बेहद खूबसूरत कैसा है। अनदर लास्ट जो लेक्चर ग्लोबल वार्मिंग का डिलीवर किया, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में था, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि सोलर कांस्टेंट, रेडिएटिव फोर्सिंग उस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझाई। उन पे डीप मास्टरी हो उसके लिए आज उन्हें बेहतर वे में इंडिविजुअली टारगेट करके भी समझाया जाएगा कि सोलर कांस्टेंट, रेडिएटिव फोर्सिंग्स क्या होती हैं, क्लियर हो जाए। कुल मिलाकर के लेक्चर इज़ वेरी एग्जॉस्टिव। शुरुआत ओशियन एसिडिफिकेशन से करते हैं, और ओशियन एसिडिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, आइए। सिंपली जब हम एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक स्केल आ जाता है, और वो सब आप जानते हैं पीएच स्केल है। और पीएच स्केल के बारे में हम अपने पुराने लेक्चर्स में अनेकों बार बता चुके हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 को हम कह देते हैं न्यूट्रल है। और फिर उसके बाद ये चलते चलते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आ जाता है। जब हम बात करते हैं 0 से 7 तक तो हम इसे कहते हैं कि ये एसिड है, और 7 से 14 के बीच में हम कहते हैं ये बेस है। 0 से 7 तक एसिडिक है, 7 से 14 तक बेसिक एल्कलाइन है। तो 7 से एल्कलिनिटी 7 से 14 के बीच में एल्कलिनिटी नज़र आती है, और 0 से 7 के बीच में एसिडिटी नज़र आती है। और हमारे टॉपिक का नाम है आज ओशियन एसिडिफिकेशन। जब हम ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ओशियंस में एसिडिटी बढ़ रही है। इससे फिर एक भ्रम पैदा होता है कि शायद ओशियन 0 से 7 के बीच में फॉल कर रहा है। ऐसा नहीं है। जब हमने एसिड रेन पढ़ी थी तो हमने एसिड रेन में ये पढ़ा था कि रेन्स समवेयर एसिडिक ही होती हैं। 5.6 pH लेवल रहता है। इसी तरह से आज के बाद आपको जीवन में कोई पूछे कि ओशियन का कैरेक्टर क्या होता है, ओशियंस एल्कलाइन होते हैं। ओशियंस एल्कलाइन होते हैं। एक फिगर दे देता हूँ, अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, ओशियन का pH है समवेयर अराउंड 8.1। तो जब ये एल्कलाइन ही है कैरेक्टर में, तो मैं बात ओशियन एसिडिफिकेशन की क्यों कर रहा हूँ, वो अभी समझा दिया जाएगा। तो ओशियन एसिडिफिकेशन को समझने का कंसेप्ट समझना होगा। पीएच स्केल का निर्धारण किस पास पे होता है? पीएच का मतलब क्या है? पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन H+ की कितनी मात्रा अवेलेबल है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है उतने ज़्यादा ही हम एसिडिक हैं। मतलब 6, फिर उससे 5 हो जाएंगे, फिर उससे 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ रही है, और इसकी वजह से वो जो लिक्विड मटेरियल है वो बहुत ही एसिडिक हो गया। तो कोई भी सॉल्यूशन में बड़े लेवल पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अवेलेबल होना, ये उसकी एसिडिटी को दर्शाते हैं। सिंपल एस्पेक्ट आगे क्लियर। अगर आप लाइम को ले लें, लाइम, तो लाइम का pH 2 होता है, इट इज़ हाईली एसिडिक। ओके, तो घेला यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का आ गया। बात हाइड्रोजन आयन की आ गई ना। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन आयन से क्या शब्द निकल करके आता है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं।
एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। सिंपल, आज के बाद कोई आपको पूछे तो एसिड की डेफिनेशन ये दे देना, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है? एसिड हो गया कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। एसिडिटी क्या होती है? कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो मैं एसिडिटी को हाइड्रोजन आयन के नंबर बढ़ा घटा के रेगुलेट कर सकता हूं ना। फिर अंत में सवाल आ गया, पीएच लेवल क्या है? पीएच लेवल सिंपली इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। डन। और पीएच स्केल से ही हम क्या निकाल देते हैं? एसिडिटी, एसिडिफिकेशन। इस बेसिस पर ओशियन के मामले में हमारा कहना क्या है? देखिए, जब हम ओशियंस की बात करते हैं तो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम को कोट करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम समवेयर अराउंड 1760 लेते हैं हम। कहानी क्या है? ओशियन अल्कलाइन ही है कैरेक्टर में, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन हुआ उस टाइम ओशियन का पीएच लेवल क्या था? 8.2। डन। आज ओशियन का पीएच लेवल क्या है? 8.1। तो हम 8.2 से 8.1 की तरफ आए हैं, तो 0.1 की गिरावट हुई है ना। तो मतलब हम 7 की तरफ जा रहे हैं। यही है ओशियन एसिडिफिकेशन, कि ओशियन पहले से ज्यादा अब एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अब ओशियन पहले से कम एल्कलाइन है। पहले 8.2 थे तो एल्कलिनिटी ज्यादा थी, आज 8.1 है, 8.2 से 8.1 पे आ गए हैं, तो एल्कलिनिटी घटी है। और एक गिलास ऑफ वाटर में एल्कलिनिटी घटी है तो फिर एसिडिटी बढ़ी है, तो एसिडिटी बढ़ी है, एसिडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। बट ओवरऑल आज भी है तो एल्कलिनिटी की रेंज में ही ना, नहीं तो उस एल्कलिनिटी की मात्रा में कमी आ रही है। ये मतलब क्या है कहने का? अब इसको प्रिसाइज्ड वर्ड में समझते हैं। समवेयर अराउंड 1760 ओशियन का पीएच लेवल ये था, अराउंड 1760 पीएच था 8.179, ठीक है। समवेयर अराउंड 1950s, इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, ओशियन का पीएच लेवल क्या आ गया? 8.1074 गिरा। एंड समवेयर अराउंड टिल जब हम बात कर रहे हैं आज, ओशियन का प्रेजेंट लेवल जो चल रहा है 8.069, 8.069, 8.179 से 8.069 की तरफ आ गए। 0.1 की गिरावट देख ली हमने। तो जब हम 8.179 से 8.1074 की तरफ आए थे, उतने गिरावट में ही ओशियंस में 19% ज़्यादा हो गए थे हाइड्रोजन आयंस। और मैंने अभी बताया कि एसिडिटी क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, द प्रेजेंट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। 8.179 से 8.1074 तक आने में ही 19% ज़्यादा बढ़ गए थे हाइड्रोजन आयंस ओशियंस में, और 8.1074 से 8.069 तक आने आते अभी 29% ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हो गए। तो 1760 से 2019 तक 29% हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बढ़ गए हैं। और पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे ही होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम एसिडिटी को रीच कर रहे हैं। ये है ओशियन का एसिडिफिकेशन। ओके, बात क्लियर हुई? ये हुई बात ओशियन एसिडिफिकेशन की। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1760s के मुकाबले 2019 तक लगभग 30% तक बढ़ गई है। इसी बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि ओशियन ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। अब आपका बुनियादी सवाल ये बनता है अक्षर कि सर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती क्यों जा रही है? मुद्दा तो यही ट्रेस किया ना हमने, एसिडिटी बढ़ रही है ना ओशियंस की।
पहले ये पता लगा लें कि ये क्यों बढ़ रही है, फिर पता लगा लेंगे कि चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्या कर देगी एसिडिटी, इसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है। इसके लिए आओ केमिस्ट्री को समझते हैं ओशन की। ओशन एसिडिफिकेशन जो टॉपिक है कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द ओशियंस। वो कैसे, देखो आप सब जानते हो कि 1760 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगनिंग हुई, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगनिंग का मेन आधार रहा न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के सोर्सेज मोस्टली रहे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, जैसे कि फॉसिल्स, कोल है, हाइड्रोकार्बन, मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं। ये हमने फैक्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशंस में और अदर इंडस्ट्रीज़ में, हमने थर्मल पावर प्लांट्स में हमने इन्हें बर्न किया। इसकी वजह से ये एक लैंड है और इसको समझ लो कि वाटर बॉडी है ना, ऐसा होता है ना, पहले पहाड़ और ज़मीन, पानी। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में बड़े लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता गया। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो ये बढ़ा है पिछले 200 सालों के दौरान, 1760 1780 से लेकर के 2019 के दौरान, इसके पूरे कंसंट्रेशन में से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसे ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। तो सपोज करो इतना अमाउंट जो है ओशियंस ने एब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। लेकिन ये फिनोमेना इतना सिंपल नहीं है। जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में तो वो एक लेयर तक सीमित है, दैट टू इज़ अ ट्रोपोस्फेयर, और उसमें भी लोअर लिमिट्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयरिंग है वहाँ पर। लेकिन ओशियंस में फिनोमेना ऐसा नहीं होता। ओशियन वाटर बॉडीज़ हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद कई तरह के नए रिएक्शंस इनिशिएट करता है, कई तरह के नए केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, पहले के एग्जिस्ट कर रहे केमिकल कंपाउंड्स में अल्टरेशंस करता है, परिवर्तन करता है। तो आंकड़े ये कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसका 1/3, समवेयर अराउंड 33% ओशियंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओशियन उसे सिंक की तरह खा जाते हैं। शुरुआत में तो हम बड़े खुश हुए, हमने सोचा कि इतनी तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से टेम्परेचर क्यों नहीं रेज हो रहा ग्लोब का। तो हमने देखा कि बहुत बड़ा हिस्सा तो ओशियन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने इसे खुशी का पात्र बना लिया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो उसे न्यूट्रल कर रहे हैं ओशियंस। इन्हें हमने कहा कि बफर है। और ओशियंस कौन सा वर्क कर रहे हैं? बफरिंग। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं। ये एक हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया। दूसरा, हम खुश इस बात से भी हो गए 1955 के बाद जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर रेज हुआ है, उस रेज्ड टेम्परेचर का 90% हीट ओशियंस ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हम ये मान रहे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि हीट ट्रैप होती है, टेम्परेचर राइज होता है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ओशियन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो हम इसको पॉजिटिवली भी लेते रहे, उल्टा हमने कोशिश की कि कैसे हम ओशियन की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को और बढ़ाएं। इसे जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। कोशिश की गई कि ओशियन के सरफेस पे रह रहे खास तरह के जीव जिन्हें प्लैंक्टन्स कहते हैं, जो जू प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, कोशिश की गई कि किस तरह से आयरन इंड्यूस किया जाए, किस तरह से फर्टिलाइजर्स ओशियंस में डाले जाएं जिससे प्लैंक्टन्स की मात्रा बढ़ जाए। जितने ज़्यादा प्लैंक्टन्स होंगे तो ये क्या करते हैं, सन की लाइट एंड एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है उस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, ठीक जैसे ज़मीन के पौधे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इनको लेकर के फूड बनाते हैं, तो ये प्लैंक्टन्स भी वैसे ही फूड बनाते हैं। तो इसी फूड बनाने की प्रक्रिया में हम ये कहते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। आपने पहले कोयला जलाया, आपने कार्बन भेजी एटमॉस्फेयर में, वहाँ से कार्बन ओशियन वाटर पे रह रहे प्लैंक्टन्स ने अपना फूड बनाने के लिए ले ली, और फूड बनाने के बाद जब उसने वो एब्जॉर्ब की है तो फिर वो एक समय बाद मरेगा भी। उसके मरने के बाद जब वो ओशियन के बॉटम पे जाके गिर गया है, वहाँ पर बैक्टीरियाज उसे खोलेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और जब बैक्टीरियाज उसे खोलेंगे
नेचुरल सी बात है कि बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जितना भी कार्बन कंटेंट है वो वापस से रिलीज़ करेंगे, तो वो कार्बन कंटेंट ओशियन के बॉटम में फिर से ओशियन वाटर को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बहुत चाहिए, तो ऑक्सीजन मांगेंगे बैक्टीरिया, और वो भी ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होगा। इससे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी पानी में, इससे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा पानी के अंदर, इससे भी जीव जंतु मरेंगे। तो फिर अगर आप इतने रेकलेसली प्लैंकटन बढ़ाते चले जाएंगे आयरन और अदर न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, और मरना भी तय है उनका। मर के बॉटम पे जाके गिरेंगे, उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, उससे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। और ऐसा तो है नहीं कि जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चाहे जल हो चाहे थल हो, लैंड है या फिर वाटर है, जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। वो बात अलग है कि जो जीव हैं जो जल में रहते हैं, वाटर ऑर्गेनिजम्स, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से, तो भी तो मृत्यु तय है। तो इसलिए भी एक नकारात्मक है। लेकिन ये सारी बातें बहस की थी, मुद्दा तब आया जब हमने भयावह स्थितियां देख ली। तो ये समझ आया आपको। अब समझाना मैं क्या चाहता था, समझाना मैं ये चाहता था कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सिंक होता है, पता है ना। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने भर भर के दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पे, कार्बन एमिशन, ये जा करके मिला पानी से। ये पानी का ही फॉर्मूला है ना भाई। देखो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी में स्टेटमेंट केमिकल फार्मूलाज के अकॉर्डिंग नहीं आती, तो इसलिए मैं लिखना भी चाहूँगा, ज़रूरी है, तो मैं लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जो बुक्स आपके लिए बनी होंगी उसमें वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिल गए तो उधर जाते हैं, केमिस्ट्री के छात्र की तरह देखते हैं। OCO है ना भाई, और इधर भी O है, तो पहले तो इसको तो रख ही लेते हैं, CO3 हो गया कि नहीं। और इधर H तो है नहीं, लेकिन इधर H तो है, 2 है, तो H2 सीधा ही लग जाएगा। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, बैलेंस ही चल रहा है ना। तो जब हम इसको इस तरह से बना देते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। देखो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई और वो ओशियन वाटर के साथ मिली और कार्बोनिक एसिड बन के बैठ गई। एसिड का ही खेला चल रहा है सारा। कार्बोनिक एसिड उतना तो मजबूत नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्यों बोली मैंने ये लाइन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सुबह सुबह उठते हो ना, खाना ना खाओ ज़्यादा देर तक, तो अजीब सी चीज़ें जो बाहर आने को करती हैं ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत एसिड रिलीज़ होते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही रिलीज़ होता है। खाने को जला करके एनर्जी देने की ताकत इस एसिड में है, ठीक है। और ये ना हो तो खाना जलेगा नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ज़्यादा ताकतवर है कार्बोनिक एसिड से। इससे भी ज़्यादा ताकतवर जो बैटरियों में डलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरियों कहते हैं तो कहते हैं ये कैसे बोला, बैटरीज, इट्स बैटरीज। जो बैटरीज में डलता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बूंदा गिरा देना अपने चमड़े पे, जला देगा पूरा, अंदर तक नसों को झल्ला देगा, ताकत का एहसास हो जाएगा। लेकिन हल्की सी कार्बोनिक एसिड से तृप्त बरसात तो देखो आपको मजा देती है। बाइक पे गाने गाते हो ना, ये बारिश की ये बूंदें मुझे पिघला ना दें। वो राइटर ने इसी लिखा है कि ज़्यादा मत बेटा, कार्बोनिक एसिड है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कहीं ज़्यादा तो फिर गला। तो एक बात सुनी होगी कि तूने कौन सा गल जाना था बारिश में, तो ज़्यादा कहते नहाओ तो गल भी जाओगे, क्योंकि बरसात एसिडिक होती है, ठीक है। और इसलिए हीरो कहता है ज़्यादा इंतजार ना कराना, कहीं बारिश की बूंदें मुझे पिघला ना दें। तो कार्बोनिक एसिड बस इतना ही है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ताकत आपने देखी, खाना पचा देती है। वो खाना जो वो लेग पीस मुर्गे का जिसे आप कुछ ना कर पाओ, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला देता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों वाला, चमड़ी जलाने वाला। तो ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है H2CO3 फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन आयन। ये H2 से एक H, इसकी आत्मा निकाली जाएगी और वो रिलीज्ड हाइड्रोजन आयन पानी में फ्रीली घूमेगा। तो हर एसिड हाइड्रोजन रिलीज करता है, मैंने अभी बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिलेट होकर बन गए कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड के फर्दर रिएक्शंस हुए वाटर के साथ ही, तो उसने रिलीज किया हाइड्रोजन आयंस। हुआ क्या? गेम कब शुरू होगी? गेम शुरू करानी। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई नुकसान की बात नहीं। नुकसान शुरू अब होगा। वो क्या है? पानी में अवेलेबल रहते हैं कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट आयंस, इन्हें ऐसे लिखा जाता है CO3-2 कार्बोनेट आयंस। ओके, ये हमारा जो ओशियन है ना, वो कार्बोनेट आयंस से ओवर सैचुरेटेड है। ये बात याद रखना, हमारे ओशियंस कार्बोनेट आयन से लबालब लिप्त हैं, ओवर सैचुरेटेड। अब आओ खेलें खेला। ये तो रहता ही रहता है। पानी में एक रहता है कैल्शियम आयन, ठीक है, और पानी में हमने घुसेड़ दिया है हाइड्रोजन आयन। ये पहले भी तो रहता था। वाटर की एसिडिटी में उतार चढ़ाव आता था, वो नेचुरल होता था, पानी उसे बैलेंस कर लेता था। और जीव जंतु मिलियंस ऑफ ईयर में एवोल्यूशन हुए हैं, तो वो भी इन थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी को अडेप्ट कर जाते थे, तो कुछ नहीं होता था। हमने जो नाश किया वो भी बताएंगे। तो हाइड्रोजन आयन भी आ गया, कैल्शियम आयन भी आ गया। दोनों में एक टेंडेंसी रहती है कि इन्हें जाके चिपकना होता है कार्बोनेट आयन से। ये दोनों दीवाने इस कार्बोनेट आयन के हैं, लेकिन ये दीवाना बहुत ताकतवर है। ये हाइड्रोजन आयन की अट्रैक्ट होने की क्षमता बहुत अधिक है कैल्शियम आयन से। कैल्शियम आयन अभी जाएगा ही, उतने में उसे खदेड़ के ये फटाफट जाके लिपट लेगा, चपक, और ऐसे में ये बनाएगा HCO3 बाइकार्बोनेट। क्या बना? बाइकार्बोनेट आयन। देखा खेला? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आई, पानी से मिली तो बनी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद क्या हुआ? वाटर के साथ रिलेट हुई, हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, और हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुआ वो कार्बोनेट आयन से मिल करके बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो यही कार्बोनेट आयन नियम के मुताबिक भगवान ने इतने कार्बोनेट आयन छोड़ करके ओशियन क्यों बनाए? ओशियन को क्यों कहते हैं कि वो ओवर सैचुरेटेड है कार्बोनेट आयन से? क्योंकि उसने बहुत से जीव जंतु वो बनाए हैं जिनके बॉडी के इर्द गिर्द उन्हें कवर चाहिए, और वो जो कवर होता है लाइम कवर, वो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वो तब बनता अगर कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ पाता, लेकिन कैल्शियम को कार्बोनेट में जुड़ने के बीच में आकर के खड़ा हो गया ये दैत्य, और इसने आकर के जुड़ाव कर लिया इससे, और ये कार्बोनेट आयन अब कम हो गया इसके लिए, ये अलग ही घूम रहा अकेला, और इस अकेले को कोई पूछेगा नहीं, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं उस लेवल पे जब तक ये कार्बोनेट के साथ ना मिले। तो कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये एक ऐसा कंपाउंड है पानी के अंदर जो चाहे कोरल्स हैं, चाहे ऑयस्टर्स हैं, चाहे मिसल्स हैं, चाहे स्टारफिश हैं, चाहे अर्चिन्स हैं, इन सभी को अपने अराउंड शेल बनाना होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। वो शेल के क्या क्या रोल हैं जब पढ़ाऊंगा तो दिमाग हिल जाएगा। वो शेल अब बन भी नहीं रहे, और जो बने हुए हैं वह भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए नुकसान है। आई बात समझ में? खेला समझ में आया? असल नुकसान क्या है? असल नुकसान यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई पहले हमने, उसके बढ़ने से एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ, उसके एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब होने से एक्सेस कार्बोनिक एसिड बना, एक्सेस कार्बोनिक एसिड H2CO3 से एक्सेस हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए। एक्सेस हाइड्रोजन आयन ने ओवर सैचुरेटेड कार्बोनेट को पहले सैचुरेट किया, ओवर सैचुरेट वाले बहुत ज़्यादा खा के पहले सैचुरेट लेवल पे लाए, नुकसान कोई नहीं, सैचुरेशन लेवल से अब उसे अंडर सैचुरेट कर दिया। कार्बोनेट आयन अब कम पड़ गए हैं। क्यों चाहिए थे कार्बोनेट आयन? इनको मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओशियंस कैल्शियम को कार्बोनेट से ज्वाइन कराते हैं। इसे हम कहते हैं बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट, बायोलॉजिकली जेनेसिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम को कार्बोनेट से मिला करके
एक मटेरियल तैयार होता है जिससे उनका शेल बनता है। वो कैल्शियम से ज़्यादा अफिनिटी हाइड्रोजन आयन की है कार्बोनेट से जुड़ने की, हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट से जुड़ जाता है और कैल्शियम कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है, इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन पा रहा है, बायकार्बोनेट बनते जा रहे हैं। बनाना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, बन बायकार्बोनेट रहे हैं। नुकसान इतना ही है। उससे नुकसान कैसा है वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं कोरल्स, द कोरल्स। ओके, और छाटे पर ना जो मर्जी माइनस प्लस, और यार माइनस प्लस कार्बोनेट बायकार्बोनेट पे डाल लिया करना, ठीक है। यूपीएससी लेवल पे कंसेप्ट आपको समझने हैं। ओके, बारी बारी से इनका प्रभाव और असर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आंदीप कोरल्स पे। आपको कोरल आइलैंड काफी पसंद है, आप कहते हो कटरीना जाती रहती है। मालदीव्स, शी इज योर फेवरेट, यू आइडलाइज, इंस्पायर होते हैं उनसे आप। वेरी गुड, मैं भी, मुझे भी, मेरी भी है। कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं आप समझाएं। समुद्र के अंदर कुछ चीजें पड़ी रहती, जैसे वॉल्केनो, कभी फटा था अब चुप बैठा है, जैसे माउंटेन भी रहते हैं, जैसे प्लेच्यू भी रहते हैं, और जैसे कई बार जिस लैंड पे आप हो ना, उसी का एक रीजन ऐसे शेल्फ के तौर पे पानी के अंदर एक्सटेंडेड होता है। तो कोई भी एक बेस ढूंढ लेते हैं, कुछ जीव, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स ये 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में होते हैं। गरम गरम सा होता है ना तापमान, यहाँ पे होते हैं ये लोग मेनली। ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, अपनी रक्षा की खातिर अपने इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल बनाते हैं। अब ये जितना भी मटेरियल ओशन में पाया जाता है ना, इसे हम कहते हैं कैल्साइट मटेरियल। कैल्शियम रेंज का मटेरियल है, कैल्साइट मटेरियल कहते हैं। इनमें कैल्साइट कैटेगरीज अलग अलग रहती हैं। एक होता है हाई मैग्नीशियम बेस्ड कैल्साइट, मैग्नीशियम कैल्साइट, और एक होते हैं एरेगोनाइट, एरेगोनाइट बेस्ड कैल्साइट। कोरल्स मोस्टली एरेगोनाइट कैल्साइट, यानी कि एरेगोनाइट कैटेगरी के कैल्शियम कार्बोनेट से अपने शेल बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें एरेगोनाइट कोरल्स भी कहते हैं। अब कोरल पॉलिप्स क्या करेंगे, ये देखो, ये समझ लो वॉल्केनो है और डोरमेंट खत्म हो गया अभी। पहला पॉलिप बना, उसने अपने अराउंड शेल बनाया, दूसरा पॉलिप उसने अराउंड शेल, अब मर गए। शरीर से आत्मा तो उड़ गई, लेकिन शरीर का कंकाल तो वहीं पड़ा है, तो अपने शेल छोड़ गए, शरीर आत्मा उड़ गई, मर गए। शेल पे शेल इकट्ठे होते जा रहे हैं, और ये समझ लो वाटर लेवल है। अब पानी में रहते हैं ना भाई, ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकते ना, तो वाटर लेवल के ऊपर तक, यहाँ तक, इतना का जो रीजन हमें ऑब्जर्व हुआ है, इसको कहते हैं कोरल आइलैंड। यहाँ पे जाती है ना कटरीना, यही है वो कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप, मालदीव्स के आइलैंड, कोरल आइलैंड। एकदम देखो समुद्र को टच करते ना, दौड़ती हुई पानी में पहुंच जाती हैं हीरोइनें, दौड़ती दौड़ती गाना गाते गाते एकदम से अंदर तक। वो कोरल आइलैंड किन के द्वारा बना है, जीवाणुओं के द्वारा, है ना। जीव, जीवाणु वैसे शब्द ठीक नहीं है, जीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन थे, कोरल पॉलिप्स। कैसे बनाया, अपने आउटर शेल से। आउटर शेल कैसे बनाया, क्योंकि इनमें ताकत होती है। कौन सी, ये ठीक है, समझ आया। कोरल आइलैंड बना, लेकिन बना कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट शेल के साथ। अब जब कार्बोनेट आयंस ही नहीं रहेंगे वाटर में, तो कैल्शियम किसके साथ अटैच होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो उन कार्बोनेट्स के साथ अटैच हो चुका है और बायकार्बोनेट बना चुका है। इसकी वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ द कार्बोनेट आयंस कैल्शियम के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, तो कोरल्स फेल होंगे कैल्शियम और कार्बोनेट के मिक्सर से कैल्शियम कार्बोनेट शेल बनाने में। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के क्या क्या नुकसान हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोरल्स को एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनके शेल। वो नेचुरल प्रोटेक्शन उनको मिलनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों, टेम्परेचर रेज होगा ओशियन का, जो कि हो रहा है। तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में एक्यूमुलेट होने की वजह से जो हीट उनमें ट्रैप हो रही है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो अर्थ से निकलती हैं, इसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ग्लोब का, ओशियन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वो ओशियन टेम्परेचर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं कोरल पॉलिप्स, लेकिन उनकी आउटर कैल्शियम कार्बोनेट शेल लेयर कहीं ना कहीं उन्हें बचाती है, और उसके ना बन पाने की वजह से नुकसान ये हो जाएगा कि टेम्परेचर सेंसिटिव कोरल पॉलिप्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे।
कोरल पॉलिप्स के ख़त्म हो जाने और फिर उनके बनाए हुए कोरल रीफ्स के ख़त्म हो जाने का क्या नुकसान है? तो ये जो अभी हमने बनाए थे, ये जो आइलैंड्स, इन्हें हम रीफ कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। और कोरल रीफ्स कई तरह के होते हैं, जब हम कोरल रीफ चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे ओशियानोग्राफी में। ये फ्रिंजिंग रीफ होते हैं, बैरियर रीफ होते हैं, एटॉल होते हैं, ATOLL एटॉल होते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर, अलग अलग तरह के। मुद्दे की बात है कोरल रीफ, द कोरल आइलैंड्स। दो तरह के नुकसान देखे आपने। पहला नुकसान तो ये है कि जो उनके डेड रिमेन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया में तेज़ी आ जाएगी, और दूसरा कोरल्स के ही मृत्यु दर बढ़ जाएंगे। कोरल जो जीवित हैं वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इससे अब नुकसान क्या होगा? आपको दो स्तर पे नुकसान देखने को मिलेगा। पहला नुकसान क्या देखने को मिला है कि कोरल्स हैं, जो जीव हैं, उनका जो लार्वा है उसको ग्रो होना है, एडल्टहुड अचीव करना है। एडल्टहुड अचीव करने के लिए छोटे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे अपना फॉर्म बड़ा करना है। उसके लिए इस लार्वा को अपने अराउंड बड़े लेवल पर शेल बनाना पड़ेगा ना, लेकिन शेल मेकिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर इसका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है तो फर्दर जो पॉपुलेशन है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हार्म हो जाएंगी, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। दूसरा, जो बन चुके कैल्शियम कार्बोनेट हैं, यानी कि ये जो आपके सामने पड़े हुए इनके शेल्स हैं, उनको नुकसान कैसे पहुंचेगा? सपोज करिए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोजन आयन है और उधर कार्बोनेट आयन पड़ा हुआ है। डन। तो तीनों ने इनके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, यहाँ पर तो बात ठीक थी। लेकिन ये जो 2 और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है, इनके लिए तो फ्री कार्बोनेट आयन नहीं है वहाँ पे, लेकिन इनको कॉम्बिनेशन तो बनाना है। तो उसका एक ही सोल्यूशन बन जाता है, एक ही सोल्यूशन बचता है इनके सामने। वो क्या सोल्यूशन बचता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को तोड़ना शुरू करेंगे ये, और कैल्शियम अलग करके, कार्बोनेट अलग करके, कार्बोनेट को अपने साथ जोड़ेंगे। ऐसे में जो पहले से बना हुआ शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जब उसको तोड़ के ये कैल्शियम अलग करके, कार्बोनेट अलग करके अपने साथ मिलाएंगे, तो वो शेल डिकम्पोज होने लगेगा, वो शेल टूटने लगेगा। तो देयर इज़ अ हाई लेवल डिकम्पोजिशन ऑफ द शेल जो हमने ऑब्जर्व करी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोरल रीफ्स धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं, उनके शेल। आई बात समझ में? ये एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को आया है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं बहुत से लोगों को नहीं पता, तो दिखा देते हैं, बता देते हैं। घर में जब एक्वेरियम लेके आते हो, उस एक्वेरियम में जो एक चट्टान सी रखी रहती है, लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग की, जिसकी ऐसी ऐसी बाहें से निकली रहती हैं, वो कोरल रीफ होता है। ऐसे ही जब समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग करते हो, तो उसके अंदर जहाँ से एकदम से मोड़दार तरीक़ों से निकलते हो, जब ऋतिक रोशन बड़ा डरा रहता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, कटरीना लेके उसे अंदर जाती है ना, उसका डर निकालने के लिए कोरल रीफ्स के बीच में घुसाती है उसे, जहाँ से कितनी सारी मछलियाँ दौड़ के बाहर आती हैं। अक्सर देखना समुद्र के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे लोग घुसते हैं जा के, उनमें से मछलियाँ और पता नहीं क्या क्या निकलते हैं। वो जो निकलते हैं उसका भी कारण बता दूंगा। तो ये जो रंग बिरंगे समुद्र के अंदर आकृतियाँ हैं, इन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। रंग बिरंगे रंग कहाँ से आते हैं? इनमें रंग आने का कारण है कि अलग अलग एल्गे, ये जो कोरल रीफ बने पड़े हैं ना, ये सारे कोरल रीफ, इनको एक कॉम्पोजिट यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो इनको इनके ऊपर एक लाइनिंग होनी चाहिए ना, सीमेंटिंग इम्पैक्ट होनी चाहिए कि नहीं? ये जो इनको लाइनिंग देने का काम करते हैं, सीमेंटिंग इम्पैक्ट देने का काम करते हैं, वो खास तरह के और नई तरह के एल्गे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कोरलिना एल्गे, कोरलिना एल्गे। ये कोरलिना एल्गे जो है, ये एक पूरी लेयर बना देते हैं इनके ऊपर। किनके ऊपर? कोरल रीफ्स के ऊपर। और इससे अलग अलग रंग आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। हमने ओशियानोग्राफी में कोरल रीफ्स का डीप मैकेनिज्म बताया था कि कैसे एल्गे और कोरल पॉलिप्स का एक यूनिक रिलेशन है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे कहते हैं। ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप नहीं है, खाते नहीं है दोनों एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से ही जहाँ पर एक तरफ कोरल रीफ को हार्डनेस मिल रही है कैल्शियम कार्बोनेट शेल की जो पॉलिप ने बनाया, वहीं उस कोरल रीफ को जो कलर मिल रहा है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है, वो एल्गे की वजह से हो रही है। ये हमने पढ़ा था। तो इट इज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गे एंड द कोरल पॉलिप्स, जिसकी वजह से कलर भी मिलता है, सारा यूनिट बनता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कोरल रीफ्स जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ब्रांचिंग कोरल रीफ्स हैं। आप देखते हैं ना, कई तरह की ब्रांचेस निकल रही होती हैं ऐसे अलग अलग। तो होगा क्या, जैसे जैसे ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसके बढ़ने की वजह से कार्बोनेट आयन को अपने साथ जोड़ेगा। जब कार्बोनेट आयन कम पड़ेंगे तो तेज़ी से वो इन शेल्स को ब्रेक करने का प्रयास करेगा।
इन शेल्स को ब्रेक करने की वजह से धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। और जब ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका कार्बोनेट आयन निकाल लेगा ना, जब ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे तो जो ओशियन में स्टॉर्म्स और सर्फ्स चलती हैं, जो वेव्स चलती हैं तेज, वो सर्फ्स और वेव्स इन फ्रेजाइल और ब्रिटल हो चुके मटेरियल को बड़ी तेज़ी से तोड़ देंगी, इन्हें इरोड कर देंगी। तो कोरल रीफ्स का इरोजन बहुत फास्ट हो जाएगा और जितने भी ब्रांचिंग कोरल रीफ्स हैं टूट करके, ये यहाँ पर ये टूट के गिर जाएगी, ये वहाँ टूट के गिर जाएगी, ये भी, तो वो बोल्डर कोरल रीफ्स बन जाएंगे। तो ब्रांचिंग कोरल रीफ्स बोल्डर कोरल रीफ्स में बदलेंगे और बोल्डर कोरल रीफ्स एक समय आगे और बढ़िए, ओशन एसिडिफिकेशन और करिए, उन बोल्डर कोरल रीफ्स की भी इरोजन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हाथ में क्या बचेगा? सैंड, रबल्स एंड लाइम। सैंड, रबल, लाइम, अलग अलग कलर की, ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की, रेड कलर की। तो हम कोरल रीफ ब्रांचिंग से कोरल रीफ बोल्डर में, कोरल रीफ बोल्डर से सैंड, रबल और लाइम में आ गए। पूरे के पूरे ओशन की जो बॉटम टोपोग्राफी जिसे हम कह सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी हमने कर दी, मतलब कि पूरा मॉर्फोसिस कर दिया, उसकी फॉर्म ही चेंज कर दी। तो इससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओशन एसिडिफिकेशन का एक आधार ये भी है क्या, हम डाइवर्सिटी से मोनोस्पीसिएशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले ब्रांचिंग कोरल रीफ्स थे, बोल्डर कोरल रीफ्स थे, अब ब्रांचिंग कोरल रीफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे किसके हाथों? बोल्डर कोरल रीफ्स। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बोल्डर कोरल रीफ भी रेत और लाइम में बदल के रह जाएंगे, क्योंकि इरोजन एक्टिव हो गई ना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फ्रेजाइल कर दिया ना हमने उसको। क्यों? उसका वो जो कोरोलिना एल्गे की लेयर थी, उस पर जो सीमेंटिंग मटेरियल देता था, वो कोरोलिना एल्गे खुद अपने अराउंड शेल बनाता है, अपने अराउंड खुद शेल बनाता है। शेल बनाने के लिए उसे भी कार्बोनेट ही चाहिए, कार्बोनेट हाइड्रोजन कहा जा रहा है, तो उसकी शेल बनाने की क्षमता गई, तो अल्टीमेटली वो नहीं टिक पाएगा एल्गे, तो वो एल्गे डेड होगा। तो पहले वो सीमेंटिंग लेयर खत्म, इसकी वजह से फ्रेजाइल हो जाएगा कोरल रीफ। और दूसरा, वो बड़े हुए हाइड्रोजन आयन को अब कार्बोनेट आयन तो चाहिए, तो कोरल रीफ के कंपोनेंट्स जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको तोड़ करके कार्बोनेट खींचेंगे, तो यहाँ पे कोरल रीफ भी फ्रेजाइल हो गया, तो ब्रांच टूटने लग जाएगी, बिखरने लग जाएगा, क्योंकि सर्फ्स एंड स्टॉर्म्स इन्हें तोड़ने में माकूम। नुकसान कहाँ पर आता है? कोरल रीफ जो होते हैं इनकी एक खासियत होती है, ये बहुत बड़े लेवल पर एग्स ले करने के लिए, फिशेस यहाँ पे एग ले करती हैं, यहाँ पे हैचिंग होती है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसलिए तो इतनी सारी मछलियाँ वहाँ से निकलते हुए दिखाते हैं। जब ये सारे के सारे कोरल रीफ ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो ख़ास तरह के फिशेस के ये छुपने की जगहें हैं, सेफली वो अपने एग्स यहाँ पे रख रही हैं, यहीं पे हैचिंग हो रही है, वो सारे के सारे प्रेडेटर्स को ओपन हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी जनसंख्या जीव जंतुओं की और वो सारी की सारी फिश, लार्वा, एग सब खत्म हो जाएगा, तो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। बड़े लेवल पर ओशियन कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कोरल रीफ के ख़त्म हो जाने से। तो एक इम्पैक्ट ये है कि मरीन इकोलॉजी डिवास्टेट हो जाएगी, फूड चेन पे बहुत भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी स्पीसीज के पॉपुलेशन में कमी आना, इनकी ग्रोथ में कमी आना, रिप्रोडक्शन में कमी आने का सीधा असर फूड चेन पे पड़ेगा, और फूड चेन में कमी आने का सीधा मतलब ही है मरीन इकोलॉजी पे अंतर पड़ जाना। टूरिज्म पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। कोरल रीफ्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर द टूरिज्म। यहीं पे टूरिज्म लोगों को दिखाने के लिए, साइट सीइंग के लिए आप कोरल रीफ्स में ले जाते हैं, और उन्हीं कोरल रीफ्स का नष्ट हो जाना टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करेगा। आप कोरल रीफ्स को तोड़ करके घर भी लाते हो एज ए सोवेनियर, ये भी एक बेवकूफ़ इंसान क्या करे, पागल ही हो रखा है, तो ये भी एक नुकसान पहुंचाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि कोरल रीफ एक यही मार नहीं झेल रहे हैं, दूसरी मार भी झेल रहे हैं। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। इसकी वजह से इनके साथ चिपके हुए वो जो एल्गे थे, वो टेम्परेचर बढ़ने से वो एल्गे मर जाते हैं, और एल्गे मरने से इनका कलर चला जाता है, तो इसकी वजह से इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। वो रंग बिरंगे कोरल एकदम सफ़ेद से लगने लग जाते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही। एक तरफ कोरल ब्लीचिंग से मर रहा है, एक तरफ हाई ओशियन एसिडिफिकेशन से मर रहा है, कार्बोनेट आयन नहीं मिल रहा, डिकम्पोजिशन हो ही जा रहा है, फ्रेजाइल हो ही जा रहा है, खत्म हो ही जा रहा है। कई सारे चेन इम्पैक्ट हैं। एक चेन इम्पैक्ट ये भी है कि जो कोरोलिना एल्गे था उसकी सीमेंटिंग लेयर के तौर पर तो इम्पॉर्टेंट ही थी, इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट थी कि मेजॉरिटी ऑफ द कोरल्स जब प्लैंकटन स्टेज में होते हैं, बच्चा छोटी स्टेज में होते हैं, लार्वा स्टेज में, तब वो इन्हीं कोरलिना एल्गे के ऊपर रहना पसंद करते हैं, कहते हैं मैं तो यहीं रहूँगा, ओके। और अगर यहाँ पर रहने के लिए वो घर ही नहीं दिया उन्हें,
तो वो उसी स्टेज में ही नष्ट हो जाएंगे, तो एडल्टहुड को कहाँ से अचीव करेंगे? तो मेजॉरिटी ऑफ द कोरल्स अपनी प्लैंक्टन स्टेजेस के दौरान इसी कोरोलिना एल्गे सीमेंटिंग लेयर के ऊपर रहना पसंद करते हैं, और ये जो कोरोलिना एल्गे है ये भी शेल बनाता है अपने अराउंड, और इसका भी शेल नष्ट हो रहा है क्योंकि कार्बोनेट आयन इसे भी नहीं मिल रहा। तो इस वे में भी कोरल्स प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शुरुआती समय में कोरोलिना एल्गे की लेयर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और वो लेयर ही नहीं मिल रही। देयर इज अ इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन एवरीथिंग ना। ओके, क्लियर हुआ? ये कोरल का इम्पैक्ट था। अब ये इम्पैक्ट मल्टीपल है। जब भी टॉपिक की बात करनी है एक्सट्रीम नहीं जाना, मल्टीपल कैसे है? इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना ओशियन एसिडिफिकेशन का, पहली बात तो हमारे पास क्लियर कट केसेस ही नहीं है कि इम्पैक्ट किस सेंस में पड़ेगा। क्यों? ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, ये तो हमें 1970s में ही क्लियर हो गया था। लेकिन इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है ये हमें 2003 के बाद क्लियर होना शुरू हुआ। इसलिए 2003 वो ईयर है जब हमने ओशियन एसिडिफिकेशन टर्म कॉइन कर दी। ठीक है, तो आज भी बायोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें क्लियर नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्लियर नहीं है। इम्यूनिटी पे क्या असर होगा, लोकोमोटिव एक्टिविटी मूवमेंट पे क्या असर होगा, बॉडी फ्लूइड पीएच लेवल पे क्या असर होगा, ब्रेन कैसा रिस्पॉन्स करेगा इन एनिमल्स का, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन पे क्या असर होगा, पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी ये तय है कि ओशन एसिडिफिकेशन से डाइवर्सिटी पे अंतर पड़ेगा। कुछ जीव बहुत ग्रो करेंगे, कुछ जीव कम। जैसे मिलियंस ऑफ ईयर में एवोल्यूशन करने वाले ये जो कोरल्स रहते हैं, लंबे समय में कोरल रीफ के बनने का, खत्म हो गए दोबारा बनने का, ये रिप्रोड्यूस कर बन जाते हैं, लेकिन टाइम बहुत लॉन्ग है। तो लंबे समय में उत्पन्न होने वाले जीव, मरीन ऑर्गेनिजम्स, जो कि स्टेबल पीएच के साथ ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, वो इस तरह से इतनी तेज़ी से बदलती हुई पीएच के प्रति बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में जो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत मल्टीपल वे में ग्रो करते हैं और एवोल्यूशन होता है, वो हाई ओशियन एसिडिफिकेशन के साथ इमीडिएटली अडेप्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि वो तो फटाफट पॉपुलेशन उनकी जन्म ले रही है। तो ऐसे में कुछ कोरल्स ऐसे हैं जो अपना आउटर शेल बाइकार्बोनेट से बनाते हैं, कुछ कोरल ऐसे हैं जो अपना आउटर शेल बाइकार्बोनेट आयन से बनाते हैं, उनको प्रभाव नहीं होगा, हो सकता है वो ग्रो भी कर जाए। कुछ कोरल्स ऐसे हैं जिन्हें जो शेल के बिना भी रह लेते हैं, तो जब दोबारा से ओशियन का पीएच लेवल सेटल होगा वो फिर शेल अचीव कर लेंगे, तब तक वो शेल के बिना रह लेंगे। कुछ कोरल्स ऐसे हैं जो हाई ओशियन एसिडिक वाटर में भी रह लेते हैं। ये तीन कैटेगरी के कोरल सर्वाइव कर जाएंगे, और जो कोरल कार्बोनेट आयन से अपना शेल बनाता है, जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, जो एसिडिटी सेंसिटिव है, वो खराब होगा। तो यहाँ से भी हम मोनोस्पीसिएशन की तरफ जा रहे हैं ना, डाइवर्सिटी से। तो बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से हम फिर से वही तरफ चले जाएंगे, जैसे लैंड के ऊपर मोनोस्पीसीज आ गई, वैसे यहाँ पर भी मोनोस्पीसीज, सिंगल स्पीसीज। पहले तो रीफ में ही हम सिंगल स्पीसीज की तरफ आ गए, ब्रांचिंग रीफ से निकल सीधा बोल्डर रीफ्स, और उसमें भी हमने देखा कि हम एक कैटेगरी ऑफ रीफ्स को तो खत्म ही कर गए, दूसरी कैटेगरी ऑफ रीफ्स की तरफ आ गए। ये नुकसान है, झेलने को मिलेगा। इसके बाद अगला नुकसान अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी दिशा में देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट हम टारगेट करते हैं शेल फिशेज। शेल फिशेज जैसे ऑयस्टर हैं, मुसल्स हैं, ऑर्चिन्स हैं एंड स्टार फिशेज हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका असर समझते हैं। शेल फिश, शेल फिश, इन्हें शेल एनिमल कहते हैं। तो कौन? जो अपने अराउंड शेल। यार देखो, जो समुद्री जीव है ना, उनमें बस इतना ही अंतर है, तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियाँ होती हैं, वो बाहर हड्डियों का शेल बनाते हैं। इतना ही खेला है ना, ज़्यादा तो नहीं है। आओ फिर शेलफिश कह देते हैं इसको, ऐसे ऐसे लिखते हैं, सेल्फिश नहीं है ये। तुम लोगों को ज़्यादा क्लोजनेस तुम्हारी सेल्फिश वर्ड से है ना। इट इज शेलफिश, फिश नॉट फिश। ओके, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ऐसे लिखो, ऑयस्टर्स, मसल्स, जो खाते हैं उन्हें बड़ा पता है इसका। और दूसरे कौन से आ जाते हैं इसमें? अर्चिन्स, अर्चिन्स एंड स्टारफिश। अब होता क्या है, देखो ये जो ऑयस्टर्स एंड मसल्स हैं और अर्चिन्स एंड स्टारफिश हैं, ये भी अपने अराउंड शेल बनाते हैं, कैल्साइट शेल, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ इनमें से हाई मैग्नीशियम बेस्ड बनाते हैं, कुछ एरेगोनाइट बेस्ड, अलग अलग शेल रहता है इनका। और जिस तरह का शेल रहता है, जैसे मैग्नीशियम बेस्ड है या फिर एरेगोनाइट है, उसी तरह से उसके डिकम्पोजिशन का रेट भी रहता है। तो डिकम्पोजिशन रेट वेरी करता है कि कैल्साइट शेल भी कौन सी कैटेगरी का बनाया है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। चर्चा क्यों हो रही है इसकी? ओशन एसिडिफिकेशन का एक बहुत भारी केस आया। नॉर्थ अमेरिका
कि ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन, पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्टल रीजन, यहाँ पर ऑयस्टर फार्मिंग होती है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेल हो गई, हिल गई दुनिया। बड़े सारे रीज़न देने का प्रयास किया कि ये कैसे हो गया भाई। सरकारें मानने को तैयार कहाँ हैं, कहाँ मानेंगी कि ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से ये सब हो रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना पड़ेगा। सरकारों का तर्क क्या है? बड़े बड़े विश्व जो कहते हैं हम लीडिंग नेशन हैं, उनके बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के बयान क्या हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से इतना भी अंतर नहीं है, प्रेजेंट सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। उनका तर्क ये है कि कोई बात नहीं, अंटार्कटिका तो फ्री हो जाएगा ना, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड आइसलैंड फ्री हो जाएगा, रशिया का सारा नॉर्दर्न हिस्सा डेड पड़ा है, फ्री हो जाएगा। और उनकी तो दिली हसरत तमन्ना है कि एक बार आर्कटिक के किनारे छुट्टियां बितानी है, मछलियां पकड़नी है, आर्कटिक ओशियन सारा फ्री हो जाएगा, सारा कनाडा का साइबेरियन शील्ड, कनाडा की कैनेडियन शील्ड सारी रिजर्व पड़ी, सारी फ्री हो जाएगी। वो बड़े स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, मुझे मान रहे हैं कि अर्थ का जितना का हिस्सा टेम्परेचर राइज होने से डिवेस्टेड होगा उतना का फ्री भी हो जाएगा। और अभी से वहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत है, कहते उधर शिफ्ट कर जाएंगे। इतने में डेवलपिंग कंट्री को समझा तो रहे हैं कार्बन एमिशन कम करो, वेस्ट कंट्रोल करो, तो जब तक वो हिस्सा बर्बाद होने का आएगा उतने में पुराना हिस्सा फिर से रीस्टोर हो जाएगा, ट्रॉपिकल फिर वापस आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं सब साइकिलिक है। वो साइंटिस्टों से कह रहे हैं कि देखो तुम इतनी बातें करते रहते हो, 1 मिनट में एक कोई बाहर से एस्टेरॉइड आया था, अर्थ पे इम्पैक्ट हुआ था, सारी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई थी, फिर तुमने क्या कर लेना था? वही था ना, उससे ज़्यादा टाइम तो हमें मिल रहा है ना टैकल करने के लिए। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि पैलियोसीन ईओसीन टेम्परेचर मैक्सिमम PETM, आज से 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले PETM हुआ था, पैलियोसीन ईओसीन टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ था, थर्मल मैक्सिमम हुआ था। मतलब बड़े लेवल पर, बहुत हाई लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया था। ये सारा अभी डिस्कस करेंगे। कहते वो किसने किया था? कहते ऐसे इवेंट तो इट इज़ अ साइक्लिक इन नेचर, चलता रहेगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। उनको ये मनवा लेना कि एसिडिफिकेशन से ऑयस्टर मरे हैं, फार्मिंग फेल हुई है, कहाँ मानेंगे? क्योंकि अगला फिर कारण ये होगा कि सर एसिडिफिकेशन तो पता है ना क्यों, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से इसको कम करो। तो वो कई तरह के तर्क देंगे। उनका एक तर्क ये था कि अपवेलिंग जोन ज़्यादा एक्टिव हो गया था, अपवेलिंग जोन ज़्यादा एक्टिव हो गया था। आइए अब इस कहानी को समझते हैं। अपवेलिंग जोन ज़्यादा एक्टिव हो गया था, ये क्या है? देखो, समुद्र में कई तरह के सिस्टम एक्टिव होते रहते हैं, आई समझ में? कई सिंकिंग वेल हैं समुद्र के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे काम होता है ध्यान से समझो। इक्वेटर या फिर हॉट एरियाज, रेडिएशन इंसोलेशन रिसीव हुई, पानी गर्म हुआ, गर्म होकर एक्सपेंड करेगा, ऐसे में नीचे से ठंडा पानी उसकी जगह कवर करने आएगा, सब सरफेस वाटर लेवल ऊपर आएगा, गर्म पानी फैला, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आया, गर्म फैला, ठंडा ऊपर आया। अब कहा यह जाता है कि जो ठंडा पानी होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। कैसे होता है आओ समझाएं। सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड तो सरफेस से ही इंटरेक्ट करेगी ना, पहले सरफेस वाटर से, और सरफेस वाटर से इंटरेक्ट होने के बाद सरफेस लेयर्स में ज़्यादा पाई जाएगी। सरफेस लेयर पे ही मोस्टली थ्राइव होते हैं प्लैंक्टन्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीका है कि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर रिलेट करे, एक तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड को साइकिल में फिक्सेशन करें, वो प्लैंक्टन्स कर रहे थे, मैंने फिनोमेना बिगनिंग में बताया था, है ना मनदीप? ये सब सरफेस लेयर पे हो रहा है। अब सरफेस लेयर तो एक्सपेंड कर रही है, नीचे से आ रहा है अपवेल वाटर, लेकिन एसिडिक ये ज़्यादा है। क्यों? वो जो सरफेस लेयर एक्सपेंड हुई थी वो जब ठंडे एरियाज में जाएगी, पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल एरिया में, वहाँ पर जाकर के पानी ठंडा होगा, तो वहाँ पर जाने के बाद वो सिंक करेगा ना, उसको सिंक करना है ना, सिंक करने के बाद उसे बॉटम पे जाना है, और सरफेस लेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रही है। तो जब वो उस ठंडे एरिया में जाकर के सिंक करेगा तो अपने साथ वो डिजॉल्व्ड वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा। ये एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी, सरफेस लेयर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लैंक्टन्स, कर रहे हैं, प्लैंक्टन्स ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लैंक्टन्स ने लिया
फोटोसिंथेटिक लाइट, इसके तहत बनाया उन्होंने अपना फूड। तो फूड बनाया है तो उनके अंदर एक कंटेंट और कार्बन तो है, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा लैंड के ऊपर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करते हैं प्लांट, ऐसा प्लैंक्टन्स कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनके अंदर एक कंसेप्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कार्बन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड। एक समय के बाद इनकी हो जाती है डेथ, और डेथ होने के बाद ये सबको कहाँ जाना है? बॉटम पे। तो थ्योरी ये कहती है कि जब ये सरफेस पे होते हैं तो ये जो प्लैंक्टन्स हैं इनमें जू प्लैंक्टन्स होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स की दो कैटेगरियाँ पाई जाती हैं। प्लैंक्टन्स भी दो तरह के होते हैं। प्लैंक्टन्स, इनके बारे में अभी पढ़ाना है, लेकिन अपवेलिंग समझाने के लिए समझा रहा हूँ। प्लैंक्टन्स भी दो होते हैं, एक जू और एक फाइटो। जीव जंतु पौधे दोनों ही प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन्स में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, फोरामिनीफोरा, फोरामिनीफोरा एंड टेरोपॉड। फोरामिनीफोरा, टेरोपॉड, ठीक है। ये कौन होते हैं प्लैंक्टन? ये समुद्र के सरफेस लेवल पर चलने वाले ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, इन्हें हम कहते हैं सी फ्लाइज, तितलियां। ओके, तितलियों इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटरफ्लाइज, ओशियन बटरफ्लाइज कहते हैं हम। जो टेरोपोड्स होते हैं ये स्नेल्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे स्नेल्स। फोरामिनीफोरा मटर के दाने के जैसे छोटे छोटे की स्पीसीज हैं ये, सारे एनिमल इन पे टिके हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लैंक्टन्स, जैसे फोरामिनीफोरा और टेरोपोड तो बनाते ही बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स में से भी कुछ वैरायटियाँ। और फाइटोप्लैंक्टन्स में मेनली आते हैं एल्गे, एल्गे। और एल्गे में मैंने बताया था ना, कोरलिना एल्गे शेल बनाते हैं, है ना। कोकोलिथोफोरस, कोकोलिथोफोरस भी शेल बनाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, एल्गे एंड जू प्लैंक्टन्स जैसे टेरोपॉड्स, फोरामिनीफोरा। क्लियर? तो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लैंक्टन्स हैं अपने अराउंड एक शेल भी बनाते हैं। अब इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना लिया, सरफेस पे रहते हुए मर गए, मरने के बाद डेड हो गए। डेड होने के बाद कहाँ जाके टिकेंगे? बॉटम में। तो बॉटम में हाई लेवल एक्यूमुलेशन हो रहा है ना इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जब कैल्शियम कार्बोनेट का वहाँ पर इतने बड़े लेवल पर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वहाँ पर एसिडिटी का इंक्रीज करना तो लाजमी है। आई बात समझ में? और ऐसे में दूसरी एक्टिविटी, इन्होंने अपना फूड कैसे बनाया था? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। तो इनके अंदर कार्बन कंटेंट भी बहुत है। और बॉटम में जाने के बाद जब ये डेड होकर के बॉटम में गए हैं, इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज भी आएंगे। और बैक्टीरिया जब इन्हें बॉटम पे डिकम्पोज करेंगे तो बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, लेकिन रिलीज तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज भी होगी, और फिर वो सराउंडिंग वाटर के साथ रिलेट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और फिर से एक्शंस वही छिड़ जाएंगे। एक तरफ इनका कैल्शियम कार्बोनेट के शेल जो फर्दर एसिडिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, और एक तरफ इनकी डिकम्पोजिशन से रिलीज हुई कार्बन कंटेंट, वो भी एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बॉटम से सरफेस तक आने वाला पानी एसिडिक होता है। बॉटम से सरफेस पे आने वाला पानी क्या होता है? एसिडिक होता है। इसलिए अपवेलिंग वाटर, द न्यूट्रिएंट रिच वाटर, अपवेलिंग वाटर इज अ वेरी न्यूट्रिएंट रिच वाटर, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें कई मटेरियल होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिच। तो अपवेलिंग वाटर इज अ न्यूट्रिएंट रिच वाटर, इट इज अ लाइफ क्रिएटिंग वाटर, इट इज अ नर्सरी ऑफ द ओशियंस, येट इट इज एसिडिक ऑल्सो। ठीक है? लेकिन जो डाउन सिंकिंग वाटर है, इट इज लेस एसिडिक एंड इट इज नॉन न्यूट्रिएंट बेस्ड, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि ये जो अपवेलिंग जोन यहाँ पे बन रहा है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया, इसकी वजह से अपवेलिंग वाटर ज़्यादा एसिडिक था, तो इसकी वजह से ऑयस्टर्स मर गए। तो उन्होंने एसिडिटी को अपवेलिंग से रिलेट किया। सही बात? तो ये भी तो क्लाइमेट की चिंता का विषय है। जब हमने ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी। वो चीज़ क्या सीखी हमने? वो चीज़ हमने ये सीखी कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत ही अनसर्टेन कंडीशन ऑफ द विंड पैटर्न डेवलप होगा, और विंड पैटर्न बहुत एक्सट्रीम होने लग जाएगा। इससे विंड स्ट्रांग होने लग जाएंगी। दूसरा, जो वेव पैटर्न है वो भी स्ट्रांग होगा ओशियंस में, और जब वेव पैटर्न ओशियन में स्ट्रांग है, विंड पैटर्न स्ट्रांग है,
तो ट्रेड विंड्स भी ज़्यादा एक्टिव और फियर्स होंगी, इसकी वजह से वो सरफेस वाटर को ज़्यादा मूव करेंगी। तो ट्रेड विंड कहाँ से चलती हैं? नॉर्थ ईस्ट से एंड साउथ ईस्ट से, और वो सरफेस वाटर को ज़्यादा हटाएंगी अगर, तो फिर कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे अपवेलिंग भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड विंड स्ट्रांग होंगी उतना ज़्यादा सरफेस वाटर के साथ कांटेक्ट में आके उन्हें आगे लेकर के ड्रिफ्ट करके लेके जाएंगी। जितना ज़्यादा सरफेस वाटर ड्रिफ्ट होगा उतना ज़्यादा अंदर से पानी उसे फिल करने के लिए उभरेगा, तो अपवेलिंग जोन, तो ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई घटना है भाई। तुम ग्लोबल वार्मिंग को रोको वरना ट्रेड विंड ने स्ट्रांग होने लग जाएंगी। लेकिन इसको इस वे में जोड़ा गया कि ये तो अपवेलिंग जोन था, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा ये बोला गया कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया था। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस तो हुआ, तो मैंने बताया कि बॉटम पे गिरे हुए वो मरे हुए प्लैंक्टन्स, उनको खाने के लिए आ गए हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो रिड्यूस होगा। बट एक्चुअल रीज़न ये क्लियर हुआ कि बढ़ गया था बड़े लेवल पर, एसिडिफिकेशन हो गया था, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया था। इसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मसल्स हमने देखे और अर्चिन्स देखे जिनके शेल डिकम्पोज हुए हैं, पहले की मात्रा में बड़े पैमाने पर डिकम्पोज हो गए। जो ऐसे गोला सा बनता है ना पूरा, वो मुंह से घट घट के उसकी एक रिंग तो खत्म ही हो गई है, बस 2 रिंगें और रह गई, ऐसे हमने पाया। इसको हमने जोड़ा, क्यों? ये हमें मेजॉरली ऑयस्टर्स के मामले में ही क्यों ऑब्जर्व हुआ? ऑयस्टर्स की एक खासियत है, ये 48 घंटे के अंदर ही जो इनका लार्वा होता है ना, 48 घंटे के अंदर ही बहुत रैपिड प्रोडक्शन करते हैं, बहुत इमीडिएटली ग्रो करते हैं। और ये एनिमल्स, ये ऑयस्टर, मसल्स, ऑर्चिन्स एंड स्टारफिश, ये अपने अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाते हैं। उसके कारण 2 हैं। पहला कारण ये है कि इन्हें खुद को अलग दूसरे प्रेडेटर से प्रोटेक्शन देनी है, रक्षा देनी है। दूसरा, ये इसी से अपना फूड कैच करते हैं। ऐसे सिप्पियाँ बैठी रहती हैं ना, मुंह खोलती देखी होगी कार्टून्स में, ऐसे मुंह खोल के जीव जंतु अंदर बंद करके कड़प कर लेती हैं, ऐसे करके कड़प, और फिर कुछ ऐसे बैठे रहती हैं, ऐसे अपनी बाहें उठाती हैं, कड़िप ऐसे करके अंदर लेती रहती है ना। अब शेल ही उड़ा दिए उनके बॉडी के उड़ी के, अब उनकी बाहें हवा में लहरा रही हैं, जैसे तेज प्रेशर छोड़ा हो और पानी लगाने वाली पाइप सड़क पे नागनी बन के ऐसे करती है नाक की तरह, ऐसे अब इनके शेल तो उड़ गए, इन्हीं शेल से ऐसे अंदर खींचती थी चीज़ें। अब शेल ही नहीं रहा तो हवाएं, बाहें किधर जा रही को पता ही नहीं, अंदर कुछ आ ही नहीं रहा पेट में। सिप्पियों के मुंह आधे आगे से उड़ गए, बंद तो होती हैं लेकिन उनकी रीच से बाहर ही उड़ रहा है कीड़ा, है कि नहीं? तो इनकी फूड कैचिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है जब इनके आउटर कैल्शियम कार्बोनेट शेल इरोड हो जाते हैं, इरोड कह रहे ठीक नहीं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हुआ ये कि ऑयस्टर्स जब बनते हैं 48 घंटे के अंदर इनका लार्वा ग्रो करता है बड़ी तेजी से, और उसके दौरान इन्हें फूड मिले उसके लिए इन्हें इमीडिएटली शेल बनाना पड़ता है। शेल बनाएंगे तो फूड कैच करेंगे, वो शेल नहीं बन पा रहा था क्योंकि कार्बोनेट आयन नहीं मिल रहे थे। वो कार्बोनेट आयन नहीं मिल रहे थे, हाइड्रोजन आयन उन्हें चिपक के बैठा था, इसलिए लार्वे बर्बाद हो गए। तो एक अगर स्टेटमेंट आती है कि एशियन एसिडिफिकेशन लार्वल ग्रोथ को बर्बाद करते हैं, यस, लार्वल ग्रोथ को ये बर्बाद करते हैं, लार्वे की ग्रोथ को बर्बाद करते हैं। अब इसका दूसरा घातक परिणाम क्या है? लार्वे की ग्रोथ को ये कैसे, बारीक चले जाओ, बहुत डीप चले जाओ, लार्वे की फॉर्म में ही लार्वे को मार देते हैं। तो लार्वा जब भी बिगिनिंग में तो प्लैंक्टन की फॉर्म में है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्टन, तो लार्वा जब भी तक प्लैंक्टन है तभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अडल्टहुड अचीव नहीं कर पाता। फॉर टू गेन अडल्टहुड उसे फूड चाहिए, फॉर दैट उसे शेल चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने बोला लार्वल ग्रोथ बर्बाद होती है, इसलिए ऑयस्टर फार्मिंग हो नहीं पाई। आई बात समझ में? परिणाम सिर्फ शेल तक ही नहीं है, मसल्स का एक बहुत ज़बरदस्त केस है। ये जो जीव जंतु होते हैं ना, हमने कार्टून और फिल्में देखी होंगी, इनके अराउंड बाल लगे होते हैं, बाल हवा में लहराते हैं, पानी में लहराते नहीं, तो बाल ऐसे ऐसे भगवान ने बड़े सोच के दिए हैं। इन्हें कहते हैं बिसल हेयर्स। बिसल हेयर्स ये क्या करते हैं? जब भी वाटर में सर्फ्स आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये जो मसल्स हैं, मुसल्स, ये अपने इन्हीं बिसल हेयर्स की मदद से कोरल रीफ्स या चट्टानों से चिपक जाते हैं। इसलिए आप देखना पानी में अंदर सर्फ्स तो आती हैं, ये जीव जंतु आगे पीछे होके वहीं रहते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड होता है, वहाँ से उड़े तो फिर मरे। लेकिन इनकी ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से इनकी बेसल ग्रोथ ही खत्म। इसकी वजह से जब सर्फ आई चिपकने जाता है रॉक के साथ,
कुछ है ही नहीं चिपकने को, पानी के साथ बह के किधर चला गया, उधर पता ही कौन रहते हैं बॉर्डर के पार, उधर फिर से चपट्टा मार लेते हैं, फिर ये किसी का भोजन बन जाता है, इसकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। लेकिन इसकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए तो सब नष्ट होगा ना। इस तरह से ये ऑर्चिन्स, ये स्टारफिश, मसल्स, ऑयस्टर्स बर्बाद हो रहे हैं। समझ आई सारी स्टोरी? ना अपनी ग्रोथ को बढ़ा पा रहे हैं, ना किसी प्रेडेटर से, शिकारी से खुद को बचा पा रहे हैं, ना जो वेदर इवेंट हो रहे हैं, जो सर्फ्स आ रही हैं, मैकेनिकल इवेंट हो रहे हैं, उनसे खुद को बचा पा रहे हैं। तो जान तो निकलनी लाजमी है भाई, है ना। चलो आए और सीखें कि इनका क्रस्टेशियंस पे क्या असर हो रहा है। हमने कोरल्स देखे, हमने शेलफिश देखी, अब हम क्रस्टेशियंस देखते हैं, फिर हम फिश पे आएंगे, फिर हम प्लैंकटन करेंगे। देखते हैं इनका क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं यार? क्रस्टेशियंस वही सब अपने लॉबस्टर्स, क्रैब्स, कीकड़े, श्रिम्प्स, इन्हें क्रस्टेशियंस कहते हैं। क्योंकि जो क्रस्टेशियंस होते हैं ना, ये डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ अपने शेल बनाते हैं। इसकी वजह से हम एक नया चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्रस्टेशियंस के शेल इवन और स्ट्रॉन्गर हो गए हैं पहले से। तो इनकी सर्वाइवल ज्यादा होगी ना जब ओशन एसिडिफिकेशन होगी। तो वही तो कह रहे हैं, ओशियन कैरेक्टर बदलेगा ना। शेलफिशें मरेंगी, मसल्स, ऑयस्टर्स, अर्चिन्स, स्टारफिशेस मरेंगी, कोरल्स मरेंगे, लॉबस्टर्स बढ़ेंगे, क्रैब्स बढ़ेंगे, श्रिम्प्स बढ़ेंगे। तो ये तो कि इम्बैलेंस ही आना है ना। नाश किसे कहते हैं? नाश का मतलब ये थोड़ा ना सारे जीव मर जाएंगे। नाश का मतलब ये है कि जीवों के जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा बहुत बड़े लेवल पे। इसकी वजह से जिन पर आप निर्भर हैं शायद वो मर जाएंगे, नए जीव आ जाएंगे। डायनासोर मर गए तो कुछ और आ गया ना भाई, इंसान भी चला जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो ये कहानी आई बात समझ में। अब चिड़ियां मर गई थी, चिड़ियां मोबाइल आने से, चिड़ियां तो आप चिड़ियों पे निर्भर भी नहीं थे सीधे सीधे, तो आप तो नहीं खत्म हुए। आपने कबूतर कहाँ देख लिए, कुछ हो गए। लेकिन जब वो पानी चला जाएगा तब आप बर्बाद हो गए, क्योंकि आप सीधे सीधे पानी पे निर्भर हो। तो केमिकल अल्टरेशन होने से जो बायोलॉजिकल अल्टरेशंस होती हैं ना, वो अल्टरेशन की बात कर रहे हैं हम इस समय। जब हम कह रहे हैं नाश होना, वो ये होना है कि कुछ जीव जंतु बहुत फ्लरिश करेंगे, कुछ एनिमल, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ग्रो करेंगे, कुछ सप्रेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, इधर आओ। अब बात करते हैं इनकी अपनी। फिश क्या करती, मछली क्या करती? फिश पे क्या असर होता है? फिश पे बड़ा जबरदस्त असर होता है। फिश में केसेस लेते हैं। एनीमोन फिश होती है, एनीमोन फिश देख लेना कभी, दो उसके टेंटेकल्स निकले रहते हैं ऐसे, उसको छोड़ो।